फ्रेंड्स, आई एम अंकिता। वेलकम टू कंप्यूटर साइंस क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ द डेंसिटी। देखिए, डेंसिटी के बारे में हम बहुत पहले मतलब पढ़ना स्टार्ट कर चुके होते अगर हमने बीच में कुछ आईआईटी के न्यूमेरिकल्स नहीं किए होते। पर आईआईटी के न्यूमेरिकल्स करना ज़रूरी था क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है समझने के लिए। आपको समझना है, यही हमारा टारगेट है। सो स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेंसिटी। ठीक है। सो आज मैं ऐसे आपको पढ़ा रही हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा बाहर आई हूँ और बोर्ड नहीं है, तो मुझे आपको ऐसे पढ़ाना पड़ेगा। और जस्ट ये एक्सप्लेनेशन है, सो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अगर मैं कॉपी में समझाती तो कॉपी में इतना ज़्यादा कुछ है नहीं। आपको मैं डेंसिटी का न्यूमेरिकल्स करवाऊँगी दूसरे वीडियो में। मतलब अभी इस वाले वीडियो में सिर्फ हम डेंसिटी का मीनिंग समझेंगे, इसके कुछ बेसिक एग्जांपल समझेंगे पॉपुलर, और इसके साथ जो मेन इसका जो स्ट्रक्चर रहता है कुछ कुछ बॉन्ड्स का, वो मैं आपको कॉपी में शो कर दूँगी। ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको समझ में आ जाएगा ऐसे मैं अगर आपको लाइव से इंटरेक्ट करूँ। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेंसिटी। देखिए, डेंसिटी, वाइल डेंसिटी इज़ मेजरली इम्पॉर्टेंट इन सॉलिड। ठीक है, हमको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से अपने दिमाग में बैठा के रखना है कि जो सॉलिड होता है, क्रिस्टलिन हो या एमरफस हो, किसी भी सॉलिड, किसी भी नेचर के सॉलिड में जो डेंसिटी वर्ड है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। एज वी नो दैट एनी काइंड ऑफ सॉलिड हैज़ इट्स ओन वॉल्यूम। ठीक है, हमें पता होता है कि जो 3D स्ट्रक्चर होता है एज इट इज़ इन सॉलिड स्ट्रक्चर, वो क्या होता है वॉल्यूम में मेजरमेंट होता है। ठीक है, अब वॉल्यूम में मेजरमेंट होता है तो हमें पता होगा कि उसके अलग अलग टाइप्स के पैकिंग एफिशिएंसी वगैरह भी देखे जाते हैं। और हम जब डेंसिटी की बात करते हैं तो डेंसिटी में भी एक वॉल्यूम का एक बहुत अच्छा सा फॉर्मूला से डेरिवेटेड होता है। हमें पता होना चाहिए कि जो आपके पर्टिकुलर सॉलिड का, जो आपके पर्टिकुलर सब्सटेंस का जो मास होगा और उसी सब्सटेंस का जो वॉल्यूम निकलेगा, उसके डिवीजन का जो आंसर आएगा वही आपका डेंसिटी होगा। ठीक है, मतलब जो डेंसिटी का फॉर्मूला का वैल्यू होता है वो कितना आ जाता है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास ऑफ द सॉलिड, मास ऑफ दैट सॉलिड अपॉन मास ऑफ द वॉल्यूम। ठीक है, मतलब मास ऑफ द वॉल्यूम मतलब मास। देखिए, मास तो होगा ही, एक सॉलिड का मास तो होगा ही। पर अगर मैं आपको बोलूँ कि डेंसिटी क्या होता है तो आप मतलब फटाफट से ये बोल देना कि द मास ऑफ द सॉलिड अपॉन द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। ठीक है, मतलब जो पर्टिकुलर सॉलिड है उसका जो मास होता है उसी मास का अगर हम एक वॉल्यूम का मेजरमेंट निकालें तो हमारा जो डेंसिटी का वैल्यू आ जाएगा, मतलब जो डिवीजन करने के बाद जो आंसर आएगा, इट विल बी योर डेंसिटी वैल्यू। ठीक है, सो आपको समझ में आ गया कि व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है। ओके, सो डेंसिटी का मतलब क्या समझते हैं आप लोग। देखिए, डेंस मतलब हिंदी में मीनिंग बोला तो घनत्व, मतलब कितना ज़्यादा पार्ट वो कंसनट्रेटेड है, कितना ज़्यादा पार्ट वो गाढ़ा है। ठीक है, आपको बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स के साथ आज के डेंसिटी का मतलब समझ में आ जाएगा, आज का मतलब सॉलिड का डेंसिटी का मतलब समझ में आ जाएगा। देखिए, हमको डेंसिटी निकालने से पहले एक चीज़ नोटिस करना पड़ता है कि जिस सॉलिड का, जिस सब्सटेंस का आप डेंसिटी निकाल रहे हो, वो सब्सटेंस किस तरह का मैटर शो कर रहा है, या फिर हमको बताना चाहिए कि किस तरह का सॉलिड पार्टिकल शो कर रहा है। ठीक है, मतलब आपको ये पता ही होगा कि जब हम मतलब इम्परफेक्शंस ऑफ सॉलिड में आप लोग, अगर आपको थोड़ा सा अगर रीडिंग है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जो इम्परफेक्शन सॉलिड्स में हम जो वैकेंसी डिफेक्ट देखते हैं, अंडर स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, उसमें आपको एक लाइन दी हुई रहती है कि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द डेंसिटी विल ऑलवेज डिक्रीजेस। ठीक है, देखिए, डेंसिटी डिक्रीज होता है ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। ये आपको बताया जाता है किसी भी अंडर एनी काइंड ऑफ मैटर, एनी काइंड ऑफ, हमें बताना चाहिए कि एनी काइंड ऑफ सॉलिड, है ना। पर ऑन द केस ऑफ वाटर, वाटर मतलब पानी में क्या होता है, जब हम पानी को जब हम अंडर लो टेम्परेचर रखें तब उसका डेंसिटी कम हो जाता है, ऐसे बताया जाता है। ठीक है, देखिए, हम अलग अलग सॉलिड्स के जो डेंसिटी को मेजर करेंगे, अपार्ट फ्रॉम द आइस का जो आपका थ्योरी होता है वो थोड़ा सा अलग रहता है, एक्सेप्शन केस में आता है। क्यों एक्सेप्शन केस में आता है वो आपको मैं बहुत ईजी से एग्जांपल देकर समझाने वाली हूँ, सो प्लीज़ आप उसको सुनिएगा अच्छे से। देखिए, जो आपका कोई भी एक सॉलिड ले लीजिए जो कि वाटर पे हमको मिक्स करना है। ठीक है, मैं उसको डेंसिटी को चेक करने वाली हूँ। डेंसिटी को चेक करने से पहले मुझे एक ग्लास एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक ग्लास पानी लेना पड़ेगा। ठीक है, अब उस एक ग्लास में मुझे एक पर्टिकुलर सॉलिड बनाना पड़ेगा। अब उस सॉलिड को हमको क्या करना है, मिक्स करके देखना है कि ये वाला सॉलिड पार्टिकल इस वाले सॉल्वेंट, मतलब यूनिवर्सल सॉल्वेंट विच इज नोन एज वाटर, उसमें मिक्स करने के बाद अपना डेंसिटी किस तरह शो कर रहा है। ठीक है,
सबको पता होना चाहिए कि जो सॉलिड रहता है उसका टेम्परेचर बढ़ाने में उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, ठीक है। देखिए मान लीजिए कि आपके पास एक सॉलिड है जो कि है चीनी, ठीक है। अब चीनी का दो टाइप्स में डिवाइड कर दे रही हूँ, ठीक है। एक प्रकार का चीनी होगा जो कि होगा ग्रैन्युलेटेड शुगर, ठीक है। ग्रैन्युलेटेड शुगर और एक होता है कन्फेक्शनर्स शुगर। देखिए ग्रैन्युलेटेड शुगर और कन्फेक्शनल शुगर के दो मेजरमेंट को, दो पॉसिबल कंडीशंस को हमको एक डेंसिटी का एग्जांपल समझने के लिए लगेगा। तो आप क्या करेंगे, एक ग्रैन्युलेटेड शुगर लेंगे। ग्रैन्युलेटेड शुगर मतलब क्या होता है, ऐसा शुगर जो कि दानेदार हो, मतलब जो आप मार्केट से परचेस करते हैं वैसा वाला शुगर, ठीक है, आपके घर में जो अवेलेबल होता है बेसिकली। और एक होता है आपका पाउडर शुगर जिसको हम कन्फेक्शनर्स शुगर भी कहते हैं। देखिए कन्फेक्शनल शुगर को क्यों मैं ले रही हूँ ये आपको कुछ देर बाद पता चल जाएगा। पहले तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि कौन सा वाला दानेदार शुगर है, मतलब कौन सा वाला जो पार्टिकल आपको थोड़े से बड़े पार्टिकल के फॉर्म में दिखेंगे, और कौन सा वाला शुगर आपको थोड़ा सा मतलब पिसा हुआ दिखेगा, ठीक है, उसको हम बोलेंगे कन्फेक्शनल शुगर। देखिए कन्फेक्शनल शुगर क्या होता है, जो हम आइसिंग वगैरह करते हैं केक वगैरह के लिए, वो वाले के लिए हम लेंगे। और जो दाने वाले शुगर रहते हैं जो हम नींबू पानी बनाने वगैरह में लगाते हैं वैसा वाला शुगर लेंगे, ठीक है। अब आप 2 कटोरी में एक में पाउडर शुगर ले लीजिए और एक में आप जो नॉर्मल जो मोटे मोटे शुगर रहते हैं उनको ले लीजिए, ठीक है। और साथ साथ आप 2 ग्लास पानी लीजिए, क्योंकि हमको 2 शुगर को चेक करने के लिए, 2 तरह के शुगर को चेक करने के लिए 2 ग्लासेस लगेंगे वाटर, फिल्ड विद वाटर, ठीक है। ओके, सो हम एक ग्लास में जो पाउडर शुगर है उसको डिसॉल्व करना स्टार्ट करेंगे और एक दूसरे ग्लास में जो हमारे पास बिग पार्टिकल्स वाले शुगर रहेंगे उसको डिसॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, विच इज़ ग्रैन्युलेटेड शुगर। हमने देखा कि कौन सा फास्ट डिसॉल्व हो रहा है, कौन सा फास्ट डिसॉल्व हो रहा है। देखिए एज वी नो दैट द शुगर इज़ अ कोवेलेंट सॉलिड एंड ऑल्सो इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर। सो वो तो भले ही पाउडर शुगर हो या ग्रैन्युलेटेड शुगर हो, दोनों ही पानी में डिसॉल्व इजीली हो जाएंगे। पर कौन सा सबसे ज़्यादा टाइम लेगा, कौन सा सबसे कम टाइम लेगा, वो मुझे चेक करना है अकॉर्डिंग टू द डेंसिटी एग्जाम्पल, ठीक है। डेंसिटी को समझने के लिए मुझे देखना पड़ेगा कि कौन सा सबसे ज़्यादा जल्दी डिसॉल्व हो रहा है अंडर द वाटर। देखिए वाटर के अंदर मैंने ऐसे सॉल्यूट को ऐड किया है जो कि सॉल्युबल है ना। अब वो सॉल्युबल में कौन सा पार्टिकल का डेंसिटी ज़्यादा है और कौन सा पार्टिकल का डेंसिटी कम है, आप कैसे समझोगे। मैंने 2 तरह के शुगर लिए थे, एक ग्रैन्युलेटेड शुगर और एक कन्फेक्शनल शुगर। ग्रैन्युलेटेड शुगर जो होता है वो बहुत ज़्यादा मोटा होता है और हमें पता होना चाहिए कि जब पार्टिकल्स बड़े होते हैं स्ट्रक्चर में, वो अपने आप को मतलब डेंस करने में थोड़ा सा टाइम लेंगे। एज वी नो दैट इट इज़ सॉल्युबल इन नेचर, बट ड्यू टू द मतलब लार्जर इन साइज, so due to the larger in size, the granulated sugar is very much not able to dissolve faster than the powder sugar, ठीक है। जब हमने ग्रैनुलेटेड शुगर को डिसॉल्व किया और साथ साथ एक और अदर ग्लास पे हमने पाउडर शुगर को ऐड किया, तो हमने देखा जो पाउडर शुगर वाला वाटर है वो बहुत जल्दी डिसॉल्व हो गया, है ना। मतलब वो इन द लोएस्ट सरफेस ऑफ द वाटर तक पहुंचने से पहले अपने आप को डिसॉल्व कर लिया, ठीक है। और वो जो ग्रैन्युलेट शुगर है वो भी डिसॉल्व हुआ, पर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लिया डिसॉल्व होने में दैन द मतलब पाउडर शुगर, ठीक है। सो हमने यहाँ पर ये चीज़ नोटिस की, जब पाउडर शुगर की डेंसिटी थी वो कम थी, ठीक है। मतलब पाउडर शुगर की डेंसिटी कम होने की वजह से आपका वाटर में वो बहुत जल्दी डिसॉल्व हो गया, है ना। क्यों हुआ ये हम ये समझते हैं। देखिए मैंने वाटर का एग्जांपल क्यों दिया आपको डेंसिटी में। आपने बहुत बार एक फेमस एग्जांपल सुना होगा, फेमस सा मतलब थ्योरी आपने सुना होगा। ओके, सो ड्यू टू द हमारे पास क्या हुआ, जो मतलब हमारे पास ग्रैन्युलेटेड शुगर है उसके कंपैरिजन में जो आपका पाउडर शुगर था उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा कम थी और इसी वजह से वो वाटर पर डिसॉल्व हो गया बहुत जल्दी। और डेंसिटी कम हो जाने के बाद यहाँ से हमको एक चीज़ क्लियर हो गई कि जो आपके शुगर का जो मतलब डिसॉल्व होने का तरीका है वो मतलब एट द स्टेज ऑफ मतलब अंडर द मतलब लेयर, मतलब वाटर के जो ग्लास का जो नीचे का लेयर है वहाँ तक पहुँचने से पहले वो अपने आप को घुल गया, मतलब ठीक है। अब समझ लो ऐसे। सो आपने एक बहुत फेमस एग्जांपल सुना होगा, आपने मतलब स्कूल में आपको टीचर से पढ़ाया होगा कि क्यों आपके मतलब आपको डेंसिटी में ये वाला एग्जांपल देखने को मिलता है कि क्यों
जो आइस होता है वो वाटर के ऊपर फ्लोट करता है। एज यू नो दैट आइस इज़ द डेरिवेटिव ऑफ द वाटर। हमें पता होना चाहिए कि आइस का भी वही फॉर्मूला होता है जो वाटर का फॉर्मूला होता है, H2O। अब क्यों आपका जो आइस है वो वाटर के ऊपर तैरता है, ये आपको बहुत मतलब मेजर एग्जाम्पल है अबाउट द डेंसिटी। देखिए मैंने आपको अभी एक शुगर का एग्जांपल दिया, क्योंकि जो आपको शुगर था वो एक लाइट सॉल्यूट था फॉर द सॉल्वेंट, ठीक है, और इसकी वजह से जो बॉन्डिंग है वो बहुत अच्छे से बन गई। हमको क्या करना पड़ेगा कि जो आपका वाटर है उसके ऊपर क्यों आइस तैरता है उसका थ्योरी फाइंड करना है। देखिए जो आइस होता है वो वाटर ही है, पर हमें पता होना चाहिए कि वाटर भले ही पानी ठंडा हो, पर वो अभी तक आइस जितना ठंडा टेम्परेचर तक नहीं पहुंचा है। मतलब इफ़ वाटर इज़ कूल, हमें अगर वाटर ठंडा भी हुआ तो हमको ये दिमाग में रखना है कि जो आइस है, जो बर्फ़ है, वो वाटर जितना गर्म नहीं है ना, और जो वाटर है वो आइस जितना ठंडा नहीं है, ठीक है। और क्या होता है कि जो आइस रहता है और वाटर रहता है, भले ही दोनों के मास सेम हो, पर आपका जो मास सेम होने के बाद भी क्यों जो मतलब आइस है वो वाटर के अंदर नहीं जा रहा, वाटर के ऊपर ही तैर रहा है। यही हमको बेसिक सा जो थ्योरी है वो निकालना है। मैंने आपको अभी समझाया कि सॉल्यूट का जो नेचर है वही डिपेंड कर रहा है कि डेंसिटी का जो इंक्रीज और डिक्रीजिंग वैल्यू है वो कैसे आएगा। देखिए आइस एक बहुत ही फ्रोजन चीज़ है, मतलब आइस इज़ अ फ्रोजन स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, ठीक है। मतलब आइस अपने टेम्परेचर को 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा लिया है तभी वो आइस बन पाया है, ठीक है। मतलब वो कभी ना कभी वाटर था, कभी ना कभी वो पानी था, और उसी पानी को हमने फ्रीज़र पर रख के आइस क्यों बनाया था। अब हमको वही चेक करना है कि क्यों आइस होता है वाटर के ऊपर फ्लोट। वाटर का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है दैन द टेम्परेचर ऑफ आइस, ठीक है। देखिए आइस क्या होता है, जब वाटर के ऊपर पहुंचता है, मतलब जब वाटर के कांटेक्ट में आइस जाता है, तब क्या होता है कि आइस अपने आप को मेल्ट करने की कोशिश करता है। और उसी टाइम क्या होता है कि वो मतलब वाटर के इनर सोर्स तक जाते जाते, मतलब अंडर वेरी मतलब जितना हम अंदर जाते रहेंगे, जितना हम डेंस जाते रहेंगे वाटर के, उतना आपकी डेंसिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है। पर हमको यहाँ पर ये थ्योरी फाइंड करने को मिला कि जो आइस होता है वो बहुत ज़्यादा कम डेंसिटी का रहता है, ठीक है। क्योंकि वाटर मतलब जो आइस है वो जब वाटर के कांटेक्ट में आएगा तब वो क्या चाहेगा कि मैं जल्दी से जल्दी अपने आप को वाटर तक फैला लूँ, ठीक है। मतलब वाटर का जो टेम्परेचर है वो इतना ज़्यादा है दैन द टेम्परेचर ऑफ आइस कि आइस के साथ जब वो कांटेक्ट में आया तब उसने क्या किया, आइस को अपने पूरे स्ट्रक्चर पे, अपने पूरे टेम्परेचर पर फैला लिया, ठीक है। जिसकी वजह से आइस कभी भी वाटर के अंदर तक जा ही नहीं पाता, ठीक है। हमको ये वाला जो स्ट्रक्चर है, हमको ये वाला जो थ्योरी है वो हमेशा याद रखना है कि अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर आइस कैन नॉट बी एबल टू मूव डाउन अंडर द डेंसर वाटर, ठीक है। मतलब आइस वाटर के इनर सोर्स तक पहुंच नहीं पाया, उससे पहले ही वो अपने आप को पूरा तरीके से मेल्ट कर लिया, ठीक है। इसीलिए क्या होता है कि वाटर आइस को अपने अंदर सोक करता है, ठीक है। आइस को वाटर अपने अंदर सोक करता है, क्योंकि आइस होता है 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, और वही वाटर आपके किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है, बट नॉट लेस दैन द टेम्परेचर ऑफ आइस, ठीक है। इसीलिए क्या होता है कि आइस कभी भी वाटर के अंदर नहीं जा पाता। एक और एग्जांपल होता है कि आपका जो मतलब आइस बॉटल रहता है, मतलब मान लो कि आपके पास एक वाटर बॉटल रहता है, उस वाटर बॉटल को मैंने किया फ्रीज, ठीक है, फ्रोज़न कर दिया। अब उसी फ्रोज़न वाटर बॉटल को मैं करूँगी बाहर, और एक और मैं नॉर्मल टेम्परेचर का वाटर बॉटल लूँगी जिसमें आपके पानी भरा हुआ है, और दोनों को एक साथ देख के मैं क्या करूँगी, बाहर लाऊंगी। और जब मैं दोनों को एक मतलब डिस्टेंस पे मतलब अंडर फ्री फॉल ग्रेविटी फेंकूंगी, तो क्या होगा आपका जो फ्रोज़न वाटर बॉटल था फिल किया हुआ वो टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। मतलब जो बर्फीला पानी था जिसके अंदर वो ब्रेक हो जाएगा, और जो वाटर बॉटल के अंदर नॉर्मल टेम्परेचर का पानी था वो ब्रेक नहीं होगा। ये भी आपके अंडर द डिक्रीजिंग ऑफ डेंसिटी में ही रहता है फॉर्मूला। मतलब आपका जो
वाटर एक एक्सेप्शन रहता है कि वाटर ही ऐसा चीज़ है जो लो टेम्परेचर में जाने के बाद डेंसिटी कम दिखाता है। और हमको दूसरे सॉलिड्स में क्या देखने को मिलता है कि जब आपका टेम्परेचर बढ़ता है तब डेंसिटी कम होती है। बस एक वाटर ही है जो आपका डेंसिटी कम शो करता है व्हेन इट इज़ फ्रीज, या फिर हम बोले व्हेन इट इज़ फ्रोजन। ठीक है, सबको समझ में आ गया यहाँ तक। और इसके हम एग्जांपल्स भी समझेंगे इन द थ्योरी ऑफ इम्परफेक्शंस ऑफ सॉलिड्स। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। और आपको सॉल्युबल और सॉलिड का एग्जांपल भी अच्छा लगा होगा, क्योंकि वो एग्जांपल मैंने मतलब ऐसे निकाला था गूगल से कि जो मतलब सॉलिड रहता है वो कभी ना कहीं अपने नेचर के अकॉर्डिंग भी डेंसिटी ऐसे शो करता है। ठीक है, मतलब आइस का एग्जांपल ले लीजिए, चीनी का एग्जांपल ले लीजिए, आपकी डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो पानी के अंदर तक जाएगा कि नहीं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा ये वाला चीज़। और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि जब हम डेंसिटी को चेक करते हैं, जब हम दूसरे सॉलिड की डेंसिटी को चेक करते हैं पानी के अंदर, वो आपका डेंसिटी लो होगा या ज़्यादा होगा, वो डिपेंड करता है कि मास कैसा है। ठीक है, बस आप एक लकड़ी का टुकड़ा ले लो, ठीक है, एक वुड का पीस ले लो। वुड का पीस एवरी टाइम पानी के ऊपर फ्लोट करता है, उसको हम बोर्ड भी बनाते हैं। अब यहाँ तक तो क्लियर था कि जब मास बढ़ेगा, अगर मास बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी, और तब आपका जो सॉलिड है वो क्या होगा, वाटर के अंदर तक चला जाएगा, मतलब डूब जाएगा। पर जब हमारा मास और जो मतलब मास ऑफ द वाटर और मास ऑफ द सॉलिड जब सेम हो जाए, तब हमको वॉल्यूम और डेंसिटी में जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनलिटी का केस रहता है वो देखने को मिलता है। जब वॉल्यूम भी आपका कभी कभार कांस्टेंट बन जाता है ना, तब हमको जो डेंसिटी का जो वैल्यू रहता है वो डिपेंड करना पड़ता है कि मास किस तरह से बढ़ रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, जैसे जो वुड है, वुड का जो डेंसिटी रहता है वो एवरी टाइम कम ही रहता है देन द वाटर डेंसिटी। ठीक है, वाटर इज मोर डेंस दैन द वुड, सो वी हैव टू कंसिडर द डेंसिटी ऑफ वुड इज लेस दैन द वाटर, सो दैट्स वाई द वुड इज एबल टू फ्लोट ऑन द वाटर। ठीक है, ये आपने आर्किमेड्स प्रिंसिपल में पढ़ा होगा, है ना। और बहुत अलग अलग जो हमने साइंटिस्ट के जो थ्योरीज हैं हमने वो पढ़ रखा है। ठीक है, सो आपको मैं ज़्यादा डिटेल नहीं बता रही हूँ कि कैसे प्रेशर अंडर हाई टेम्परेचर बढ़ जाता है ऐसे। सो आपको मैं ऐसे ज़्यादा डिटेल में बता नहीं रही हूँ, पर आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका मास रहता है अगर वो वाटर से कम हो तो वो डेंसिटी कम शो करेगा, और अगर मास आपका कभी ना कभी कांस्टेंट में हो तो हमको वॉल्यूम और जो डेंसिटी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनलिटी का केस रहता है वो देखने को मिलता है। मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ टर्म्स आपको कांस्टेंट देखने को मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग हमको अपना प्रोपोर्शनलिटी टर्म को मेंटेन करके चलना है। ठीक है, सो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको एक और चीज़ क्लियर कर देना चाहती हूँ कि व्हाट इज़ द बेसिक मीनिंग ऑफ द आइस स्ट्रक्चर एंड द वाटर स्ट्रक्चर। देखिए, आइस इज़ नथिंग बट द ओपन केज स्ट्रक्चर ऑफ वाटर फॉर्मूला। ठीक है, मतलब जब हम H2O को आप ऐसे डेंसिटी में पढ़ेंगे भी कि क्यों आपका जो आइस है वो फ्लोट करता है वाटर में। मैंने आपको बताया कि क्यों आपका वाटर के ऊपर आइस फ्लोट करता है, पर इसका अकॉर्डिंग टू द सॉलिड स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू द क्रिस्टलाइन सॉलिड स्ट्रक्चर थोड़ा सा केस बन जाता है अलग। देखिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड के अकॉर्डिंग आपका जो सॉलिड स्ट्रक्चर बनता है ऑफ द H2O मॉलिक्यूल, जब आइस में कन्वर्ट होता है तब क्या होता है कि आइस का वाटर के ऊपर फ्लोट करने का रीज़न ये होता है कि आइस में ओपन केज स्ट्रक्चर बनते हैं। ठीक है, ओपन केज स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है, ओपन केज स्ट्रक्चर बता सकते हो या ओपन पोरस स्ट्रक्चर ऐसे भी बोलते हैं। सो एक्चुअल में होता क्या है, देखिए, जब H2O कन्वर्ट होता है आइस में ड्यू टू द डिक्रीज इन टेम्परेचर, सो तब क्या होता है कि जो H2 है वो H2O बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बन जाता है। हमें पता है कि H2O जो है वो एक पोलर सॉल्वेंट है, एक पोलर सॉलिड है। सो पोलर सॉलिड का मतलब ये होता है कि वो बहुत ज़्यादा इजीली डाइपोल इंटरेक्शन करेगा। क्या करेगा, डाइपोल इंटरेक्शन करेगा। ठीक है, कैसे करेगा डाइपोल इंटरेक्शन, देखिए, हमें पता होना चाहिए कि H2O में जो ऑक्सीजन है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ऑक्सीजन के साथ जो दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं कोवैलेंटली, वो क्या है एक अदर मतलब पोल के नेचर शो करेंगे। हमें पता होना चाहिए कि जो ऑक्सीजन है वो अगर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो क्या करेगा, स्लाइटली नेगेटिव चार्ज शो करेगा। ठीक है, मतलब पार्शियल नेगेटिव चार्ज शो करेगा। और जो दो हाइड्रोजन जुड़ के रखे हैं
विद ऑक्सीजन वो क्या करेंगे, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज शो करके रखेंगे। सो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से जो दो हाइड्रोजन है जो कि कोवेलेंटली जुड़ रखे हैं वो क्या करेंगे, मतलब हमें पता होना चाहिए कि जो ऑक्सीजन में दो हाइड्रोजन होते हैं और दो लोन पेयर होते हैं, वो दो लोन पेयर खाली रहते हैं अकॉर्डिंग टू द वाटर स्ट्रक्चर। और अकॉर्डिंग टू द स्टेरिक नंबर, आपने पढ़ा होगा स्टेरिक नंबर, मैंने आपको एक शॉर्ट में बता रखा है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्टेरिक नंबर, इट इज़ नथिंग बट द इलेक्ट्रॉन डोमेन्स। वो मैं आपको समझा दूंगी इम्परफेक्शंस ऑफ सॉलिड में कि किस तरह से मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट ऐसे निकलता है। सो आपको उसमें कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। जैसे कि हमने समझ रखा है कि जो वीबीटी स्ट्रक्चर होता है, वीबीटी स्ट्रक्चर में वाटर का जो स्टेरिक नंबर आता है वो 4 होता है, ठीक है। मतलब जो नॉन बॉन्डिंग प्लस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है वो कितना हो जाएगा 4, ठीक है। जैसे कि वाटर पे 4 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, मतलब टोटल अगर हम पेयर की बात करें तो 2 पेयर्स ऑफ लोन पेयर आपको देखने को मिलेगा, मतलब 1 पेयर ऑफ लोन पेयर, या फिर मैं बोलूँ कि 1 पेयर ऑफ लोन इलेक्ट्रॉन और अदर 1 पेयर ऑफ लोन इलेक्ट्रॉन, विच मीन्स 2 लोन पेयर आर अवेलेबल इन द वाटर फॉर्मूला। एंड अगेन 2 जो आपका मतलब 2 माइनस का चार्ज होता है ऑक्सीजन पे, और H2 एटॉमिसिटी के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो हाइड्रोजन क्या करेगा, ऑक्सीजन में डिज़ोल्व हो जाएगा और उस केस में आपका जो H2O मॉलिक्यूल है वो बन जाएगा कोवेलेंटली, नॉट आयनिक, इट्स कोवेलेंट। सो H2O में आपके 2 हाइड्रोजन रहते हैं कोवेलेंटली और 2 लोन पेयर रहते हैं। 2 लोन पेयर में जब आपका अगेन जो बनेगा बॉन्डिंग वो हम बोलेंगे कि इट इज़ द कोवेलेंट बॉन्ड अगेन, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि लोन पेयर के साथ जब बॉन्डिंग बनता है अगेन हाइड्रोजन के साथ हम जब बनाएंगे हाइड्रोजन के साथ टू मेक इट डाइपोल इंटरेक्शन, तब आपका अगेन वो भी कोवेलेंट बॉन्ड ही बनेगा। जब ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन पहले से जुड़ रखे थे टू मेंटेन इट्स चार्ज न्यूट्रलिटी, तब आपको क्या हो जाएगा, 2 माइनस चार्ज प्लस 2 ऑफ द हाइड्रोजन चार्ज विल बी न्यूट्रल। एंड अगेन जो 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ फर्स्ट ऑफ ऑल जुड़ के रखे थे वो दो हाइड्रोजन के पास क्या आएगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। सो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से 2 जो हाइड्रोजन आपके जुड़ रखे थे ऑक्सीजन के साथ वो अगेन अदर वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ अदर पर्टिकुलर टाइप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिलेशन बनाएंगे। मतलब हम अलग अलग 2 मोल्स ऑफ वाटर लेंगे टू कनेक्ट विद द हाइड्रोजन कोवेलेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ वाटर, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो जाएगा कि 2 हमारे पास जो लोन पेयर थे उससे 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे टू मेंटेन द कोवेलेंट बॉन्डिंग। एंड अगेन आपके पास टोटल, अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूँ, अगर मिडिल ऑक्सीजन की बात करूँ तो आपके पास 2 लोन पेयर के साथ एक बॉन्ड बना हाइड्रोजन के साथ, और वही हाइड्रोजन इन फ्यूचर अगेन एक वाटर मॉलिक्यूल 2 वाटर मॉलिक्यूल बना लेंगे। पर अगेन अगर हमारे पास जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू आउट मतलब जो हाइड्रोजन है वो डाइपोल इंटरेक्शन के थ्रू आउट क्या बना रहे थे, पॉजिटिव मतलब पार्शियल पॉजिटिव के चार्ज थ्रू आउट वो ऑक्सीजन में पार्शियली मतलब डेल्टा नेगेटिव चार्ज के साथ अपना बॉन्डिंग बना रहे थे, जिसके थ्रू आउट आपका जो अदर वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ कनेक्शन है वो हमको ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाई दे रहा था, ठीक है। सो मैं आपको ये एक चीज़ ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो शो करके दिखाना चाहती हूँ कॉपी में बना के, आई होप आपको समझ में आ जाएगा। देखिए उसके थ्रू आउट आपका वो एक आइस का स्ट्रक्चर बनेगा, मतलब आइस का पूरा स्ट्रक्चर बनता है एक ओपन का स्ट्रक्चर, उसमें ओपन स्ट्रक्चर रहने के वजह से ही क्या होता है, डेंसिटी कम होती है, ऐसे बताया जाता है। अब मैंने आपको एक सोल्यूशन वाला थ्योरी बताया था, पर ये सॉलिड का थ्योरी है, सो आपको अकॉर्डिंग टू द सॉलिड स्टेट याद रखना है कि ड्यू टू द ओपन पोरस स्ट्रक्चर वी आर एडजस्ट द डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस दैन द डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। सो मान लीजिए कि मेरे पास एक ऑक्सीजन है और ये ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है। अब 2 लोन पेयर में आपका क्या बन जाएगा, 2 हाइड्रोजन के साथ ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा और साथ साथ ये 2 हाइड्रोजन के साथ तो पहले से बॉन्डिंग में थे। अब यहाँ पर आपका जो कोवेलेंट बॉन्डिंग वाला हाइड्रोजन है, जो आपका कोवेलेंट बॉन्डिंग वाला हाइड्रोजन है, मैं आपको लिख के दिखाऊंगी, आपको समझ में आ जाएगा। वो क्या हो जाएगा, अगेन एक ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, ऐसे नॉर्मली, ठीक है। और जो आपके अंडर द एक्चुअल हाइड्रोजन बॉन्डिंग थे ऑक्सीजन के साथ वो क्या करेंगे, अलग मतलब ड्यू टू दी पार्शियली
delta plus charge, we are having the other water moles of hydrogen attraction. So अगेन यहाँ पर आपका ऑक्सीजन ऐसे होगा और ये हाइड्रोजन ऐसे, एक हाइड्रोजन ऐसे. यहाँ पर आपका जो बॉन्डिंग है वो कुछ ऐसे डॉट डॉट स्ट्रक्चर शो होता हुआ दिखाई देगा और पूरा मिला के जो आपका दिखेगा स्ट्रक्चर वो एक आइस का एक पार्ट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे दिखेगा, ऐसे. आई होप आपको समझ में आ रहा है, उल्टा तो नहीं दिख रहा. देखिए, दिखा? ओके. सो ये आपका आइस का स्ट्रक्चर का फर्स्ट जो इंटरेक्शन है वो स्टार्ट हो गया. ठीक है, ठीक है. अंडर 4 डिग्री सेल्सियस पे ये स्टार्ट होता है. जब पूरा 0 डिग्री सेल्सियस में वो पहुंच जाते हैं तब वो क्या हो जाता है, एक केज स्ट्रक्चर बना देते हैं. मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि कैसे केज स्ट्रक्चर दिखता है. देखिए, ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन. ओके. सो अगेन ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये ऐसे 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 ऐसे. ठीक है. अगेन ये ऑक्सीजन, ये आपका जो ऑक्सीजन बनेगी यहाँ पर ऐसे जुड़ जाएंगी, यहाँ ऐसे 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 ऐसे. आप जितना लंबा चाहो उतना बड़ा केज बना सकते हो. ठीक है, ऐसे दिखेगा. ये आपका जो है आइस का स्ट्रक्चर है. ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस आपका आइस का स्ट्रक्चर अंडर माइक्रोस्कोप ऐसे दिखता है. और ये आपका स्ट्रक्चर बनने का जो फॉर्मूला है, जो मेथड है वो है किस तरह से, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से. आई होप आपको समझ में आ गया है ये आइस का स्ट्रक्चर कैसे बनता है. ठीक है. और कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड है, कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड है जो आपका लोन पेयर के साथ जुड़ रहा है और जो आपका फर्स्ट हाइड्रोजन के साथ परफेक्टली बॉन्ड बनाया है कोवेलेंट वो. और साथ साथ जब हाइड्रोजन पार्शियली पॉजिटिव चार्ज के थ्रू आउट जुड़ा ऑक्सीजन के साथ, तब वो अलग 2 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़े और जो आपके लोन पेयर के साथ हाइड्रोजन जुड़े वो एक वाटर मॉलिक्यूल का ही फॉर्मेशन बना. और जो हाइड्रोजन के साथ पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन के साथ जब जुड़ रहा था ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव की तरफ, तब वो एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा था. और ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, पर टोटल जब हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्चुअली काउंट करते हैं वो हाइड्रोजन किस तरह से बॉन्डिंग बनाता है, जब वो पार्शियल पॉजिटिव शो करता है अंडर द डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन मेथड. ठीक है. और ये पोलर नेचर होने की वजह से ही होता है. अंडर एनी काइंड ऑफ पोलर सॉल्वेंट सॉल्यूट नेचर वी हैव कंसिडरेशन ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन. मैंने आपको समझा रखा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, वो किस तरह से 2 पोल्स को शो करते हैं, वो आपको मैंने समझा रखा है. सो आप वो वाला वीडियो देख सकते हैं. ठीक है. अच्छा. सो ये वाला जो स्ट्रक्चर है इट इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. मैं आपको लिख देती हूँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ये 2 स्ट्रक्चर ही आपका हाइड्रोजन है, मतलब ऑक्सीजन में जब 4 बॉन्ड बन रहे हैं, टोटल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड से बनते हैं. दैट्स वाई इट इज़ नोन एज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर. मतलब आइस का जो स्ट्रक्चर बनता है वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका जो ओपन पोरस स्ट्रक्चर है वो टोटल एक जगह शो करता है और ये खाली स्पेस होने की वजह से ये क्या होता है कि डेंसिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है. ठीक है. इसका मतलब ये नहीं कि मास कम हो गया. मास हम कम समझ सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, बट मास आपका इन द एक्चुअल कंडीशन सेम हो सकता है और वो भी आपको वाटर के अंडर तैरता भी है. ठीक है. सो आई होप आपको समझ में आ गया बेसिक मीनिंग ऑफ डेंसिटी. सो डेंसिटी के हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास. तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए और अगर आपको कोई भी डाउट आए सो प्लीज़ आप बताइए. आज ऐसे ही मैं समझा दी आपको और जब बोर्ड आएगा तब आपको मैं नेक्स्ट चैप्टर सॉल्व करवाना. And please subscribe to my channel and like, share, comment. Thank you.